मायावन में सरयू नदी के पास बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी में आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक और छोटा सा जंगल था जहाँ बहुत कम जानवर थे। एक दिन बड़े जंगल का छोटा खरगोश चिंटू मिंटू सरयू नदी के पास आकर पानी पी रहा होता है। तभी नदी के दूसरी ओर खड़ा लालू बाघ उसे देख रहा होता है। ये खरगोश मेरा आज भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचे ही नहीं हैं। क्यों ना मैं नदी के उस पार वाले बड़े जंगल में जाकर शिकार करूं? और वैसे भी वो जंगल बहुत बड़ा है और वहां का राजा शेर खान भी मूर्ख और शाकाहारी है। पता नहीं ऐसे राजा शेर खान मर क्यों नहीं जाते। लालू बाघ चिंटू मिंटू को देखकर शिकार करने की सोचता है और शिकार करने की लालच में नदी के दूसरी ओर चला जाता है। अपनी ओर लालू बाघ को आता देख चिंटू मिंटू वहां से भागने लगता है, पर तभी लालू बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे चिंटू मिंटू, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? तसल्ली से पानी पी लो भाई। मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जंगल के राजा शेर खान के बारे में कुछ पता करना है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारी बड़ी चिंता करता रहता है। चिंटू मिंटू समझ चुका था कि लालू बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए चिंटू मिंटू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भाग लगता है। पर अफसोस, चिंटू मिंटू लालू बाघ से तेज नहीं भाग पाता और लालू बाघ उसका शिकार कर लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसी जंगल में रहकर आसानी से शिकार किया करूं। लालू बाघ अब इस जंगल में रहकर ही शिकार करता रहता है। इस तरह से एक एक करके जंगल से जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन, अरे रिंकी लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी सहेली से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो रिंकी लोमड़ी, तुमने सांप के अंडों के साथ जो हरकत की थी, जिसके लिए तुम्हें राजा शेर खान ने सजा दी थी, इसके लिए तुम जंगल से भाग नहीं सकती। मगर मैं भाग कहाँ रही हूँ? मैं तो अपनी सहेली को मिलने उस जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि मौका देखकर तुम भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भैया, मैं राजा शेर खान के हुक्म का पालन कर रही हूँ, मगर तुम अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस वक्त तुम्हें हमारे जंगल के जानवरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल के जानवर कम हो रहे हैं। सुना है जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है ये मैं जानता हूँ, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये तू जान ले। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो एक दिन तुम भी किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाकर रोज हाजिरी देनी होगी। मुझे मंजूर है। रिंकी लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं, इसीलिए वो हाथी दादा की शर्त मानकर वहां से चली जाती। वहीं दूसरी ओर हाथी दादा जंगल की निगरानी करने लगता है। तब देखता है कि जंगल से कुछ खरगोश गायब हैं। इस चिंता में कई खरगोश आपस में बात भी कर रहे होते हैं। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि जंगल से खरगोश गायब हो रहे हैं। हाँ, मगर इस बात की फरियाद हमें राजा शेर खान से करनी चाहिए। सभी खरगोशों की बात सुनकर हाथी दादा उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ है? तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो?
मुझे भी बताओ। हाथी दादा, तुम राजा शेर खान के सेनापति हो। क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना हमारा दायित्व है। बताओ, तुम्हारी क्या शिकायत है? हाथी दादा, कुछ दिनों से हमारे कई साथी गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपने जंगल की फिक्र है तो हमारे साथी खरगोशों को ढूंढ के लाइए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? अरे भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खरगोश गायब हुए हैं वो सब पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस ही नहीं आए। और वो सब गायब कितने दिन से हुए हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके कई खरगोश गायब हुए हैं हाथी दादा। खरगोश की ये बात सुनकर अब हाथी दादा को भी लोमड़ी की बात पर यकीन होता है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। हाथी दादा सोच ही रहा होता है, तभी 2 बकरियां वहां रोती हुई आती हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? अरे बकरियों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो? हाथी दादा, अच्छा हुआ जो आप हमें यही मिल गए। हम राजा शेर खान के पास अपनी शिकायत करने ही जा रहे थे। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ दादा। आखिर तुम लोगों को क्या तकलीफ है? हाथी दादा, कुछ दिन पहले कई खरगोश गायब हुए थे और अब हमारी बकरियां भी गायब हो रही हैं। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस आया है। पूरा जंगल इस बात से परेशान था कि आखिर उनका शिकार कर कौन रहा है। अब वो सभी मीटिंग करने के लिए राजा शेर खान के पास जाते हैं और सारी बातें राजा शेर खान को बताते हैं। आप सब फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि ये काम किसका है और कौन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे राजा शेर खान? आप सबसे मेरी विनती है, आप में से कोई भी जंगल के बाहर नहीं जाएगा। जिसको भी पानी पीना है वो इसी जंगल के तालाब का पानी पिएगा। आपके इस हुक्म का हमको कब तक पालन करना होगा राजा जी? एक बार मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, फिर आप सब जंगल के बाहर नदी का पानी पी सकते हैं। सभी जानवर राजा शेर खान की बात मान जाते हैं और जंगल से बाहर जाना बंद कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और जंगल से कोई भी जानवर गायब नहीं होता। शिकार नहीं मिलने पर अब लालू बाघ परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया था। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर हैं, फिर ये सारे कमबख्त जानवर पानी पीने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? 2 दिन से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लगता है अब शिकार करने के लिए नदी का किनारा छोड़ जंगल के अंदर जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं, इस जंगल के सारे जानवर आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचते हैं इस जंगल के जानवर। इतना बोलकर लालू बाघ छुपकर जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है एक बकरी घास खा रही होती है। उस बकरी को घास खाता देख लालू बाघ पीछे से उस पर वार कर देता है और उसे मारकर अपने साथ जंगल से बाहर ले जाता है। ये सब एक दूसरी बकरी देख रही होती है। तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा शेर खान को ये बात बता देती हूँ। बकरी भागते हुए जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके राजा शेर खान के पास पहुँचती है। महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का लालू बाघ घुस आया है और वही हमारे जंगल में शिकार कर रहा है। वो बहुत तेज और दुष्ट शिकारी है। उसने हमारे एक साथी को मार डाला है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। राजा शेर खान। हाँ महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी बात सुनकर राजा शेर खान कुछ सोचकर बोला, लोमड़ी कहाँ है? महाराज, लोमड़ी तो नदी पार वाले जंगल में गई है। राजा शेर खान लोमड़ी की मदद से लालू बाघ को पकड़ने का मन ही मन में प्लान बनाकर बोला, देखो, इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आप सबकी रक्षा जरूर करूंगा। बस आप सबको मेरा साथ देना होगा। जैसा मैं बोलूं वैसा आप सबको करना होगा।
हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सुनो, आप सब में से कोई भी नदी के किनारे नहीं जाएगा, और जब उस शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तो वो जंगल के अंदर आने के लिए मजबूर होगा। और जब वो जंगल आएगा तब मैं किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। फिर महाराज? फिर क्या, जैसे ही वो मेरे भेजे हुए प्राणी का शिकार करने जाएगा, हम सब उस पर हमला कर देंगे। हाँ, किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज। हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। राजा शेर खान अपने गुप्तचर द्वारा लोमड़ी को संदेशा भिजवाकर उसे वापस बुला लेता है। महाराज, आपने मुझे इतनी रात को इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है, तो सुनो। लोमड़ी के हाँ करते ही राजा शेर खान ने लालू बाघ को पकड़ने का प्लान उसे बता दिया। महाराज, जब लालू बाघ मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? शेर हूँ, नेता नहीं, जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। अगले दिन प्लान के अनुसार लोमड़ी नदी के किनारे जाती है। शिकार को आता देखकर लालू बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे मार दूंगा। लोमड़ी डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाती है। हे भगवान, टाइम पर राजा शेर खान को भेज देना। मैं तुझे एक नारियल चढ़ाऊंगी। जैसे ही लोमड़ी लालू बाघ के करीब जाती है, लालू बाघ उसके पास पहुंच जाता है। कैसी हो लोमड़ी? मैं ठीक हूँ लालू भाई। अभी तो तुम ठीक हो, मगर थोड़ी देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अभी भूखा हूँ, और जब मैं भूखा होता हूँ तब मुझे कोई भी शिकार मिले तो मैं उसे खा जाता हूँ। इतना बोलकर लालू बाघ जैसे ही लोमड़ी के पास जाता है, वो राजा शेर खान के जाल में फंस जाता है और वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। लालू बाघ, शिकार की लालच में तू मेरी चाल में फंस गया। अब तेरी कहानी खत्म हुई। तुमने मुझे धोखा दिया राजा शेर खान। जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत तो तूने सुनी होगी। तू सबको धोखे से मारता था, इसीलिए तुझे भी मुझे धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो राजा शेर खान, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तुमने हमारे जंगल में बहुत प्राणियों का शिकार किया है। अब हमारे जंगल के जानवर तुम्हारा शिकार करेंगे। साथियों, ले जाओ इसे और अपना बदला पूरा करो। राजा शेर खान से आज्ञा मिलते ही सारे जानवर लालू बाघ पर टूट पड़ते हैं। इस तरह से राजा शेर खान अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है। जो बोओगे वही पाओगे। राजा शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ज्ञानी को जंगल का राजा बना दे। इसलिए राजा शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। देखो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि राजगद्दी किसी ज्ञानी के हाथ में सौंप देनी चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी मेरी परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। राजा शेर खान का संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सारे प्राणी यही बात कर रहे होते हैं। बंटी भाई, आप राजा बन जाइए ना। आप चतुर भी हैं और शक्तिशाली भी। हाँ, वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। राजा शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। हाँ, मगर राजा शेर खान चाहते हैं कि जो कसौटी पर खरा उतरेगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। भाई, राजा शेर खान तो बड़ा ही अक्लमंद राजा है
अरे मैं तो उनके इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। दूसरी ओर शेरनी के मुंह बोले भाई लोमड़ी को भी राजा बनने की इच्छा हुई, इसलिए वो शेरनी के पास जाकर कहता है, दीदी, क्या तुमने सुना कि जीजा जी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं? हाँ, मैंने सुना। तो दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? तुम राजा बनने के लायक हो, मगर तुम्हें राजा शेर खान के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लोमड़ी के हाँ कहते ही शेरनी लोमड़ी को लेकर राजा शेर खान के पास पहुंच जाती। लोमड़ी के साथ शेरनी को देखकर राजा शेर खान बोला, महारानी, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ महाराज, मैं अपने मुंह बोले भाई को लेकर आपके पास किसी मकसद से आई हूँ। हाँ हाँ शेरनी, बताओ तुम यहाँ साले साहब को लेकर क्यों आई हो? मैं चाहती हूँ आप इसे राजा बना दीजिए। ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? लोमड़ी क्यों राजा नहीं बन सकता? क्योंकि ये प्राणी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, ये तो गलत बात हो गई। अगर नेता का बेटा ही नेता बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आपने ही तो कहा था जीजा जी कि जो ज्ञानी होगा उसे आप राजा बनाएंगे, तो क्या मैं ज्ञानी नहीं हूँ? मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि की परीक्षा में पास होगा वही अगला राजा होगा। महाराज, याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको शिकारियों ने बंधक बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझे वचन दिया था। तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। वचन देता हूँ, वक्त आने पर तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर आपको अपना वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने को तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। ठीक है लोमड़ी, तो बताओ ये किसकी आवाज है? ओह, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पार कुछ शिकारी लोग खड़े हैं और वो बंदूक से गोली चलाकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहां कितने शिकारी हैं। राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। शिकारियों की गिनती करने के लिए रिंकी लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर राजा शेर खान से कहता है, महाराज, वो 12 लोग हैं। अच्छा, तो वो 12 शिकारी हैं। मगर उनके हाथ में कितनी बंदूकें हैं वो बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिनी, अभी मैं गिन कर आता हूँ। एक बार फिर रिंकी लोमड़ी बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही देर में बंदूकों की गिनती करके वापस आता है और फिर राजा शेर खान से कहता है, महाराज, सबके हाथ में बंदूकें हैं, मेरा मतलब है कि उनके पास 12 बंदूकें हैं। तो अब पता लगाओ कि वो लोग कहाँ से आए हैं, जाओ। महाराज की आज्ञा पाकर रिंकी लोमड़ी दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, राजा शेर खान ने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी छुट्टी कर दी। कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली ना मार दें। मुझे डर लग रहा है, पर क्या करूं? हटती है, फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ना, आखिर राजा जो बनना है। फिर कुछ ही देर में राजा शेर खान के सामने आकर लोमड़ी कहता है, महाराज, वो पूर्व दिशा से आए हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं, ये पता किया या नहीं? राजा शेर खान के सवाल से परेशान होकर लोमड़ी रोते हुए बोला, दीदी, ये मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखो ना, जीजा जी मुझसे कैसे कैसे ऊटपटांग सवाल करके मेरी फिरकी ले रहे हैं। तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। क्यों जी, इसे राजा नहीं बनाना है इसीलिए आप ऐसे ऊटपटांग प्रश्न कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक उसी वक्त राजा शेर खान का बेटा महाशेर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर बल्लू कहता है, महाराज, सबको मौका मिलना चाहिए। हम सभी जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूं कि जंगल का राजा वीर,
ज्ञानी और पराक्रमी होना चाहिए। इसलिए युवराज अगर राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या वो इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ पापा। युवराज की हाँ कहते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती हैं। ठीक है युवराज, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी हैं। जो आज्ञा पिताजी। राजा शेर खान की आज्ञा का पालन करते हुए युवराज महाशेर आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ते हैं। मगर काफी देर होने के बाद भी युवराज वापस नहीं लौटते हैं। ये देखकर रिंकी लोमड़ी ने खट्टे मन से कहा, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया मगर युवराज अब तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा सब्र करो लोमड़ी, युवराज जरूर वापस आएंगे। और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। वो वापस नहीं आया तो मैं ही राजा बनूंगा। ठीक उसी वक्त युवराज महाशेर वापस आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, नदी के उस पार 12 शिकारी अपनी अपनी 12 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे शिकारी पूर्व की ओर से आए हैं और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल छोड़ आया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की युवराज? नहीं, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए। बंदूक से उन्होंने मेरे ऊपर कई फायर किए, मगर उस वक्त शिकारियों से अपनी जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल को बचाना मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर सारे शिकारियों को दूसरे जंगल में छोड़ आया और इसी चक्कर में मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। ये सुनकर लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। महाराज बगल में छोड़ा और गांव में ढिंडोरा। युवराज, महाशेर ही राजा बनने के योग्य है। क्यों भाइयों? युवराज को ही राजा बनाइए महाराज। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही युवराज को राजा घोषित कर सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं, ये जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारा मुंह बोला भाई हमारे इम्तिहान में फेल हो चुका है। अब तुम ही बताओ, इन दोनों में से मुझे जंगल का राजा किसे घोषित करना चाहिए? शेरनी के राय देने से पहले ही लोमड़ी बोला, महाराज, राजा बनने की चाहत में मैं भूल गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। इसलिए युवराज, महाशेर को ही राजा घोषित कीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर राजा शेर खान युवराज महाशेर को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। घोषणा होते ही जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और एक साथ सभी बोल उठते हैं, महाशेर जिंदाबाद, महाशेर जिंदाबाद, महाशेर जिंदाबाद, महाशेर जिंदाबाद।